हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो हम यूरोप में कैसे सोशलिज्म की फीलिंग्स आई और रसिया में जो रेवोल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप ये चैप्टर वीडियो देखने पर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने देखा कि हम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला तो यूरोप के लोगों ने भी क्या किया, धीरे धीरे सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स को लेकर नए नए आइडियाज़ आने लगे और वो लोग भी धीरे धीरे अपनी डिमांड्स को लेकर क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। राइट, हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, इन सब के बारे में पढ़ा कि ये कैसा सोचते हैं। ठीक है, सोसाइटी में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये सब कुछ इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स याद रख सकते हैं, जैसे कि ये देखो 1850 से 1880 के बीच में क्या हुआ, डिबेट्स चला किस चीज़ पे, सोशलिज्म के ऊपर। कहाँ चला, रसिया में। ठीक है, इसके बाद 1898 में देखो फॉर्मेशन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद 1905 यानी कि 1905 को देखो क्या हुआ, द ब्लडी संडे एंड द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ वो 1905 में। उसके बाद देखो आप 1917 में 2 मार्च एब्डिकेशन ऑफ तिसार, और फिर बोल्शेविक अपराइजिंग्स भी हुए पेट्रोग्रेड में। उसके बाद देखो 1918 से 1920 के बीच क्या हो गया, सिविल वॉर हो गई। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटम 1919 में और 1929 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिव सिविलाइजेशन का स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ डेट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब आप देखो कि अक्टूबर में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई। ठीक है, तो अक्टूबर में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, द बोल्शेविक वेयर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटली खिलाफ थे कौन, बोल्शेविक। ठीक है, थोड़ा सा पतला रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जितने भी बैंक्स थे ना, इन सबको बोला कि भैया अब आप प्राइवेट नहीं रहोगे। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अब आप प्राइवेट नहीं रहोगे, अब आप किसके अंडर काम करोगे, सरकार के अंडर काम करोगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सारे बैंक्स को, यहाँ देखो बैंक्स वेयर नेशनलाइज, ये रहा ना, बैंक्स वेयर नेशनलाइज, तो बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज्ड होने से गवर्नमेंट को जो काफ़ी हद तक कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जितनी भी ऑनरशिप थी, जो भी मालिक थे, उन सब से मालिकाना हक छीनकर मैनेजमेंट और ऑनरशिप किसको मिल गई, गवर्नमेंट को मिल गई। ठीक है, लैंड्स को देखो आप, लैंड्स को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, और जो मजदूर थे, जो पीजेंट्स थे, उनको कहा गया कि आप नोबिलिटी के लैंड्स को अब क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो, हड़प सकते हो। इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्या कर दिया गया कि फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पार्टीशन कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया।
एरिस्टोक्रेसी के पुराने टाइटल्स को यूज करना तक बैन कर दिया गया। ठीक है, कि आप जमींदार हो, ठाकुर साहब, ऐसे जितने भी टाइटल्स थे ना वो सारे बैन कर दिए गए। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वेयर डिज़ाइन फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए नए यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए एंड ऑफिशियल्स के लिए भी किए गए। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 में एक कपड़े का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें देखा गया कि कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको आर्मी के लिए सेलेक्ट किया। ये देखो यहाँ आर्मी की एक फ़ोटो है जिसमें उन्होंने यूनिफॉर्म सेलेक्ट किया है ये। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी को भी फिर से नाम चेंज किया गया और क्या नाम कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 1917 को नवंबर में बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने एक ऑलरेडी सिविक्स के नाम चैप्टर में कल ही वीडियो अपलोड की है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिटेल्स में है, उसमें डिज़ाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, यहाँ आप एकदम सिंपल सी भाषा में समझो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक पूरा का पूरा असेंबली होती है जिसमें कि ढेर सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल ओवर द नेशन से आकर एक ही सेंटर में बैठते हैं और वो सब क्या करते हैं, किसी भी रूल को फॉर्मेट करने के लिए या इंक्लूड करने के लिए डिबेट्स करते हैं और बजट पे डिस्कशंस करते हैं, और इस तरह यही काम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट्स में क्या करने होंगे, इलेक्शंस करवाने होंगे ना, कि कौन जाएगा, तो पूरा स्टेट चुनेगा, तो इसके लिए ही इलेक्शंस करवाए गए बोल्शेविक में। ठीक है, बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट, लेकिन इनको मेजॉरिटी सपोर्ट ही नहीं मिला। ठीक है, जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। असेंबली में क्या कर दिया, बोल्शेविक ने जितने भी मेजर्स लिए थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया। लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली, लेनिन ने असेंबली डिसमिस कर दी। He thought the all Russian Congress of Soviets were more democratic than the assembly elected in certain conditions. In March 1918, despite the opposition at Brest-Litovsk, in the years that followed, the Bolshevik became the only one party to participate in the election to all the Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. मतलब क्या हुआ कि बाकी की सारी पार्टीज एग्जिट होती गई तो सिर्फ एक ही पार्टी बची। देखो यहाँ पे लिखा है बोल्शेविक बिकम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। सिर्फ यही एक पार्टी बची जो क्या कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी इलेक्शन में। और इसके बाद यहाँ पे इसीलिए क्या हुआ, द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स क्या बनकर आया, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बन के आया। ठीक है, रसिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। रसिया क्या बन गया, एक पार्टी वाला स्टेट बन गया। मतलब एक स्टेट का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव्स तो अलग अलग स्टेट्स के हैं लेकिन वो सब एक ही पार्टी के हैं। ठीक है, इनका अपोजिशन करने वाला कोई नहीं है। ये जो भी डिसीजन लेंगे इनका अपोजिशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। द सीक्रेट पुलिस, देखो द सीक्रेट पुलिस, इनको चेका कहा जाता था। फर्स्ट एंड लेटर इनको OGPUNNKVD, ये दो तरह के सीक्रेट पुलिस थे इनके पास। ठीक है, पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स,
अब जो भी बोल्शेविक को बुरा भला कहता था उसको ये सीक्रेट पुलिस पकड़ कर ले जाती थी और अच्छी तरह कुटाई कर देती थी। ठीक है। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रिलाई टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। मतलब जितने भी देखो यहाँ पे लिखा है ना कि आर्टिस्ट थे या फिर राइटर्स थे, इन सबको पकड़ के कूटा गया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे सोशलिज्म, ये चाहते थे चेंज, बदलाव, और बोल्शेविक नहीं चाहता था। ठीक है। अक्टूबर में 1917 को दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट मैनी डिल्यूजन्स बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप टू द पार्टी एनकरेज्ड। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अब सिविल वॉर को देखते हैं। द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसने क्या किया? सारा जितना भी लैंड था वो पहले तो एक्वायर कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया? लैंड्स को डिवाइड करना शुरू किया। ठीक है। लैंड को इसने अलग अलग रूट्स में डिवाइड करना शुरू कर दिया। देखो इस तरह से। ठीक है। लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूशन, मैंने पहले खुद सारे जितने भी जिस तरह से भी डिवाइडेड था, इस डिवीज़न को क्या किया उन्होंने? पहले तो रोक दिया और उसके बाद अलग अलग तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब देखो द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। वहाँ की जो आर्मी थी वो आपस में ही झगड़ा करने लगी। सोल्जर्स मोस्टली पीजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। जितने भी सोल्जर्स थे, जो मजदूर थे, वो सब क्या हो गए कि वो अब अपने घर जाना चाहते थे, वो सोल्जर का काम नहीं करना चाहते थे। ठीक है। नॉन बोल्शेविक, जो बोल्शेविक के साथ नहीं थे, जो ऐसे सोशलिस्ट थे ना, ऐसे समाजवादी लोग थे, ऐसे लिबरल्स थे, ऐसे सपोर्टर्स थे जो ऑटोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, इन सब ने क्या किया कि बोल्शेविक को इनकार कर दिया, साथ देने से मना कर दिया। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik. इनके जितने भी लीडर्स थे ना, ये सब एक जगह इकट्ठा होने लगे। और ये कहाँ इकट्ठा हुए? साउथ रसिया में। इन्होंने एक पूरा का पूरा ट्रूप्स बना लिया। अच्छा, ग्रुप नॉर्मल लोगों का होता है, ठीक है, और ट्रूप्स जो होता है वो आर्मीज का होता है। तो इन्होंने एक आर्मी बना ली। ठीक है, आर्मी बना ली और इन्होंने फाइट्स करना शुरू किया बोल्शेविक्स के खिलाफ। 1918 से 1919 के बीच जो सोशलिस्ट थे उनको ग्रीन्स कहा जाता था, बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स को रेड्स कहा जाता था। ठीक है, और वाइट्स कहा जाता था प्रो टीसरिस्ट्स को, जो मतलब टीसार के सपोर्टर्स थे। ठीक है, अब चलो आगे। दे वेयर बैक्ड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापान ट्रूप्स। देखो इनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स भी हेल्प कर रही थी रसिया में। ऑल दोज फोर्सेस हु वेयर वरीड एट द ग्रोथ ऑन सोशलिज्म इन रसिया एज दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर। बोल्शेविक और इन ट्रूप्स के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ गई। लूटिंग मतलब लूटपाट मच गई, बैंडिट्री होने लगी, फेमाइन बिकेम कॉमन, ये प्रॉब्लम्स आने लगी। ठीक है, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमोंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विथ पीजेंट्स विथ सीज लैंड्स। अब देखो बोल्शेविक ने क्या किया था? बोल्शेविक ने कहा था कि आप जो है, आप ये पूरा का पूरा अगर मान लो कि ये एक लैंड है तो आप सीज कर सकते हो। किसी अमीर आदमी का अगर ये लैंड है
तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको सीज कर सकते हो। मान लो इतना किसी और ने ले लिया, इतना किसी और ने ले लिया, इतना किसी और ने ले लिया, इस तरह से सीज कर लिया। तो जो जिस इंसान की ये प्रॉपर्टी थी, जब अगेन उसको मौका मिला तो उसने क्या किया कि सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट टुक्स हार्श स्टेप्स, बहुत बुरे कदम उठाए, किसके खिलाफ, उन मजदूरों के खिलाफ जिन्होंने उसकी ज़मीन सीज की थी। ठीक है, तो जिसकी ज़मीन बोल्शेविक ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सीज करने की परमिट दी थी, उनके खिलाफ बुरे कदम उठाए गए। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन। देखो क्या हुआ, इससे सपोर्टर सारे खराब हो गए, जितने भी नॉन बोल्शेविक्स थे ना उनके ज़्यादा सपोर्टर बढ़कर आने लगे। 1920 को जनवरी में बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। 1920 तक बोल्शेविक के पास ज़्यादा कंट्रोल था फॉर्मर रशियन एम्पायर का। ठीक है, और ये क्यों सक्सेस हुए, क्योंकि इनका कोऑपरेशन था नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जादीदिस्ट के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ नए वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, राइट टू गवर्न देमसेल्फ, मतलब आप खुद ही वहाँ के मालिक बन जाते हो एक तरह से। ऑटोनॉमी का मतलब मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा। ठीक है, नोमैडिज्म का मतलब क्या होता है, ये देखो, लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव एरिया टू अर्न देयर लिविंग्स। नोमैडिज्म का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर वो कमाते हैं, अर्निंग करते हैं और खाते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो एटीट्यूड होती है ना, ऐसी जो लाइफस्टाइल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, नोमैडिज्म कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इस समय पे देखो यहाँ पे एक और फैक्ट लिखा हुआ है कि बोल्शेविक्स ने क्या किया ना, कॉलोनिस्ट को बड़ी बुरी तरह मार काट किया। मास्करे का मतलब होता है हत्याकांड, इसमें ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो बोल्शेविक ने ढेर सारे लोगों को ब्रूटली, मतलब बहुत निर्दयता के साथ क्या किया, ब्रूटली मारा। ठीक है, लोकल नेशनलिस्ट को किस नाम पे मारा, उन्होंने कहा कि समाजवाद को बचाने के लिए हम इन्हें पीट रहे हैं। इससे ढेर सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए कि बोल्शेविक आखिर क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। ठीक है, पार्टली टू रेमेडी दिस most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union. ठीक है, the state Bolshevik created from Russian Empire in December 1922, जो स्टेट बोल्शेविक ने क्रिएट किया था रशियन एम्पायर 1922 में, बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विथ अनपॉपुलर पॉलिसीज़, लेकिन इसकी पॉपुलर पॉलिसीज़ नहीं थी, अनपॉपुलर थी, इसीलिए बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। और इसके पॉलिसीज़ को बोल्शेविक क्या कर रहा था, लोकल गवर्नमेंट को फोर्स कर रहा था, ज़बरदस्ती कर रहा था कि आपको मानना पड़ेगा, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। ठीक है, attempts to win over different nationalities were only party successful। अब आगे चलें, मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, अच्छा, सोशलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जो पूरी समाज के लिए समझे, समाजवाद। ठीक है, तो आप याद रखना, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, सोसाइटी के बारे में, एक आदमी के बारे में नहीं, एक आदमी के बारे में मोनोपोली हो गई। मोनोपोली का मतलब कि सिर्फ मैं अपने फ़ायदे के लिए सोचूंगा, है ना। ठीक है, और अगर राजा की सोसाइटी होती तो वो कैसी होती, वो होती मोनार्कियल, वो होती मोनार्की, ये भी आप याद रखोगे, मोनार्की होती। ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी कैसी थी, यहाँ
सोशलिस्ट थी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के दौरान भी बोल्शेविक ने क्या किया था, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया था। और इस समय गवर्नमेंट बोल्शेविक की थी, तो बैंक का सारा पैसा किसके कंट्रोल में, बोल्शेविक के कंट्रोल में। इंडस्ट्रीज का सारा पैसा किसके कंट्रोल में, बोल्शेविक के कंट्रोल में। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड एंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। सोशलाइज्ड जितने भी लैंड्स थे उस पर क्या परमिशन थी कि आप लोग खेती करो। बोल्शेविक यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस। एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि पूरी एरिया को एक जगह से कंट्रोल किया जाए। जब कंट्रोल एक जगह हो तो मान लो कि ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये एक पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल का सेंटर जो है, यहाँ से अगर कुछ भी स्टार्ट होता है तभी ना सेंट्रलाइज्ड होगा। तो अगर कोई चीज़ मिडिल में खड़ी होकर पूरे जगह को कंट्रोल कर पाती है तभी हम उसे सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब सारी पावर एक जगह से। ठीक है। तो ऑफिशियली असेस्ड हाउ एन इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5-year पीरियड। ऑफिशियल्स ने ये प्लान किया कि हम 5 सालों तक कैसे मतलब काम करेंगे। आज भी 5 वर्षीय योजना बनती थी ना, 5 years बजट बनता था, तो इस वजह से ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 years प्लान्स। ठीक है, इन्होंने 5 साल के प्लान बनाए। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उन्होंने प्राइस फिक्स किया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकेंड प्लान। ठीक है। इसके बाद देखो, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मेन एम क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है। किस किस केस में, ऑयल, कोल, स्टील, इन सब केसेस में काफ़ी अच्छा हुआ। नई फैक्ट्रीज भी आई। ठीक है, न्यू फैक्ट्रीज भी आई इसी समय पे। However, rapid construction led to poor working conditions. Poor working conditions क्या हो रही थी, रैपिडली ग्रो कर रही थी। In the city of Magnitogorsk, the construction of steel plant was achieved in 3 years. 3 साल में एक पूरी की पूरी स्टील प्लांट बना दी गई। Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. मतलब आपने वर्कर्स पे इतना ज़्यादा लोड रख दिया कि वर्कर्स ने काम करना मतलब काम ही नहीं कर पाए। ठीक है। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, मतलब 40 डिग्री से भी नीचे, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet. अब मतलब मान लो कि वो 4th फ्लोर से बंदे को अगर वॉशरूम लग जाए तो उसे पेशाब करने के लिए 4 फ्लोर नीचे आना पड़ रहा था। इतनी बुरी वर्किंग कंडीशंस में एम्प्लॉयज़ काम ही नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसीलिए ढेर सारे काम रुक गए। अब यहाँ देखो, एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। एक ऐसी स्कूलिंग सिस्टम डेवलप की गई एंड ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए ताकि फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो एंटर कर सके कहाँ, यूनिवर्सिटीज़ में। क्रेचेस वेयर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्री फॉर चिल्ड्रंस ऑफ वुमेन वर्कर्स। ठीक है, मतलब खेलने कूदने की जगह बनाई गई जहाँ अगर मान लो कि कोई लेडीज़ काम कर रही है, कोई वुमन काम कर रही है, तो उसका तो बच्चा भी तो आएगा। अगर छोटा बच्चा है तो वो बिना मम्मी के तो ज़्यादा देर रहेगा नहीं, तो उसके लिए बच्चे के लिए एक प्लेस बना दी गई, गार्डन बना दिया गया जहाँ बच्चा घूम सकता था, खेल सकता था। ठीक है।
चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। हेल्थ केयर तो प्रोवाइड किया गया, लेकिन कैसा? चीप, सस्ता। मॉडल लिविंग क्वार्टर वेयर सेट अप फॉर वर्कर्स। थोड़े से मतलब मॉडल क्वालिटी के क्वार्टर्स बनाए गए वर्कर्स के लिए। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेस वेयर लिमिटेड। लेकिन गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस लिमिटेड थी। ठीक है, आप ये देख सकते हो ना कि ये जो है मतलब बच्चों की स्कूल्स है। ठीक है, और ये देखो यहीं पे एक बच्चा है जो 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट था उस समय पे काम भी कर रहा है। ठीक है, और ये देखो फैक्ट्री का डाइनिंग हॉल। वैसे तो काफ़ी सुंदर और शानदार दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा है और इसको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होगा, ये सोचो आप। ठीक है, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, ये दो चीज़ें हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर फॉर द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। 1927 से 1928 में सोवियत रसिया के टाउन्स ने क्या फेस किया? ग्रेन सप्लाईज, यानी कि अनाज की जो सप्लाई है उसकी एक बहुत बड़ी कमी देखी गई। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स की कि भैया आप इससे न ज़्यादा ले सकते हो न कम। ठीक है, बट द पीजेंट्स, लेकिन जो मजदूर थे वो रिफ्यूज़, मना कर दिया। क्या करने से? सेल करने से। सरकार को अपना अनाज बेचा ही नहीं, बोला कि ये प्राइस कम है और हम इस प्राइस पे नहीं बेचेंगे। स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। देखो स्टालिन एक आदमी का नाम है, ठीक है, जिसने हेड किया था पार्टी को लेनिन के मरने के बाद। क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? फर्म इमरजेंसी मेजर्स। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. ऐसा आज भी होता है। मान लो कि अभी प्राइसेस का मतलब जो ग्रेन है उसकी शॉर्टेज चल रही है। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कम दाम पे सामान बेचना है, लेकिन जितने भी बड़े ट्रेडर्स थे, जो बड़े व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया कि अपने स्टॉक में माल जमा कर रख लिया। ठीक है, माल स्टॉक में जमा कर दिया और बोला कि भैया हमारे पास तो माल है ही नहीं। समझे? माल है ही नहीं। अब माल ही नहीं है तो जितनी ज़्यादा मांग बढ़ेगी उतनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी प्राइस भी तो बढ़ती है, तो डिमांड के साथ साथ प्राइस भी बढ़ने लगेगी। यही सोचकर ढेर सारे जो बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक्स को होल्ड कर लिया। होल्डिंग द स्टॉक्स इन द हायर प्राइस। उन्होंने सोचा कि थोड़ा और दाम बढ़ने दो तब हम बेचेंगे। इसीलिए कॉन्फिस्केटेड, यानी कि बहुत कम सप्लाई हो पाई। ठीक है, सप्लाई क्या हो गई? कम। 1928 में पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज। जहाँ ग्रेन प्रोड्यूस होता था ऐसे एरियाज़ में पार्टी के लोग घूमे। उन्होंने देख रेख में कोशिश किया कि ग्रेन कलेक्शन किए। रेडिंग कुलाक्स द नेम ऑफ फॉर वेल टू डू पीजेंट्स है। शॉर्टेज कंटिन्यूड, लेकिन अभी भी ग्रेन की कमी थी, अभी भी कमी थी। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वेयर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। मतलब छोटे छोटे होल्डिंग्स होने के कारण ग्रेन साइज हो रहा था, मतलब शॉर्टेज हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि भैया आप एक काम करो, छोटे छोटे नहीं करके आप एक ही बार एक बड़ा सा मतलब
फील्ड, कलेक्टिविज्म कर लो, सबको कलेक्ट कर लो और एक साथ मिलकर इतने बड़े इलाके पर आप फार्मिंग शुरू करो। समझ में आया? अब पूरा ज़्यादा बड़ा इलाका हो जाएगा तो एक साथ जब फार्मिंग होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, है कि नहीं? तो ये सोचकर कलेक्टिविज्म यानी कि एक साथ काम करने की प्लानिंग की गई। After 1917, land had been given over to peasants. Lands किसको दे दिए गए? Peasants को. These small size peasant farms could not be modernized. और जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो मॉडर्नाइज्ड वेपन तो यूज करते नहीं है, ठीक है? तो ये मॉडर्नाइज्ड नहीं थे। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, इनके पास मॉडर्न फार्म्स डेवलप करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। It was necessary to eliminate kulaks, take away lands from peasants and establish state controlled large farms. अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि आप सब हमें अपनी ज़मीन दे दो और आप सब इस लैंड पर हमारे कहे मुताबिक काम करो और हम ढेर सारा अनाज उगाएंगे, ठीक है? तो क्या किया, पीजेंट से लैंड टेक अवे कर लिया, यानी कि ले लिया, वापस ले लिया। और क्या किया, स्टेट के कंट्रोल में एक लार्ज फार्म स्टार्ट की गई, ठीक है? अब देखो, व्हाट फॉलोड वेयर स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम फ्रॉम 1929 1929 से द पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। मतलब पार्टी ने कहा कि आप सब एक साथ मिलकर एक ही फार्म पे, मतलब सब आपस में मिलकर खेत को इकट्ठा एक साथ फार्म करो, ठीक है? द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंटेड वेयर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। अब इससे बड़े फील्ड पे काम होता था तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता था और जितने भी मेंबर्स काम करते थे वो आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेते थे, ठीक है? Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. पीजेंट्स ने इस चीज़ से मना किया और उनके जो लाइव स्टॉक्स थे, लाइव स्टॉक्स का मतलब होता है कि गाय, बैल या बकरी, ऐसी चीज़ों को उन्होंने तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसके बाद 1929 से 1931 में द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। कैटल का मतलब फिर से वही होता है गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने जो कैटल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया ना, तो अगर किसी के पास 3 बकरियां थी तो उसके पास सिर्फ एक ही बच गई, बाकी के 2 को ये लोग बर्बाद कर चुके थे। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी, ठीक है? अब देखो, दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेयर सीवियरली पनिश्ड। लेकिन जिस किसी ने भी कलेक्टिवाइजेशन को मतलब अपोज किया, जिसने भी मना किया, उसे पनिशमेंट करने लगे। मैनी वेयर डिपोर्टेड। डिपोर्टेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया कि जाओ, तुमको यहाँ रहना ही नहीं है। एन एग्जाइल्ड, एग्जाइल्ड का मतलब उनको निकाल दिया, ठीक है? एज दे रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या कि ढेर सारे लोग मिलकर खेती करो, आपस में अपनी खेत अलग अलग खेती मत करो, मिलकर खेती करो, ठीक है? Peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. वो कह रहे हैं कि हम अमीर नहीं हैं और हम सोशलिज्म के खिलाफ भी नहीं हैं। They merely did not want to work in collective farm for a variety of reasons. अब वो एक साथ एक ही फार्म में, मतलब एक बड़े से फार्म में, कलेक्टिविज्म फार्म में काम नहीं करना चाहते थे। इसके उनके भी अपने रीजंस थे। अब वो रीजंस क्या थे ये देख लेते हैं। देखो, वेराइटी ऑफ रीजन्स। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशंस। इसीलिए स्टालिन्स के गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आप चाहो तो अपनी ज़मीन
अलग अलग रख कर भी खेती कर सकते हो। बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली, लेकिन अगर कोई अकेले अकेले अपने खेती करता था तो उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं होती थी, उसको कोई सहानुभूति नहीं देता था, उसके साथ बुरी नज़र से देखते थे उसे। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। अगर कल्टिवाइजेशन ना हो तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा था। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ, इस समय बहुत बुरी खेती हुई 1930 से 1933 के समय, लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री। सोवियत हिस्ट्री में ये सबसे बुरे समय में रहा। और इस समय क्या हुआ देखो कि 4 मिलियन लोग लगभग मर गए भूखमरी से, अनाज ही नहीं था। यहाँ देखो महिलाएं ढेर सारी इकट्ठा है ना, यहाँ पे ढेर सारी फीमेल्स इकट्ठा हैं एक ही फील्ड पे काम करने के लिए। देखो डिपोर्टेड का मैंने बता दिया था कि आपको ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। ठीक है। एग्जाइल्ड का मतलब भी बता दिया था, फोर्सली टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, मतलब आपको निकाल दिया जाता है कि भाई आप की हो सकती है कि आपकी ये कंट्री हो लेकिन आपको यहाँ नहीं रहना है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। अब देखो, मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन इन industrial production under the plan economy and the consequences of cultivation. Stalin and his sympathizers charged these critics with conspiracy against socialism. Accusations were made through the country. 1939 तक over 2 million were in prisons. लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग जेल में और लेबर कैंप्स में, और ज़्यादातर लोग मासूम थे, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। अ लार्ज नंबर वेयर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशंस, बहुत सारे लोगों को झूठे कन्फेशंस करवाने पड़े, एक्सेप्ट करना, उसने कोई गलती नहीं की थी फिर भी उन्हें मानना पड़ा कि हाँ हमसे गलती हुई है। कुछ को तो टॉर्चर किया गया, मार कर कहा गया कि मानो कि तुमने गलती की है, तुमने जुर्म किया है। कुछ लोगों को सजाए मौत तक दे दी गई। सेवरल अमॉन्ग देम वेयर टैलेंटेड प्रोफेशनल, लेकिन कुछ लोग इसमें से टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी थे। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस, देखो ग्लोबली कैसा प्रभाव पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का और यूएसएसआर का, वो हम देख लेते हैं। Existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way Bolshevik took power. देखो सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर यूरोप में पूरा यूरोप ऐसा मानता नहीं था बोल्शेविक पावर्स, जिस तरह से बोल्शेविक ने अपनी पावर ली थी। ठीक है। and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, ढेर सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी थी, like the Communist Party of Great Britain की तरह. The Bolshevik encouraged colonial peoples to follow their experiments. Bolshevik encourage करता था, प्रोत्साहित करता था लोगों को, कॉलोनियल लोगों को उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. Many non-Russian from countries outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East. ढेर सारे जो बाहर के लोग थे उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया. बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न. अच्छा, बोल्शेविक ने फाउंड किया कमिंटर्न. ठीक है. कमिंटर्न क्या है? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है. अगर कोई पूछे कि कमिंटर्न क्या है तो आपको लिखना होगा कि इट इज़ एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. ठीक है. Some received education in the USSR Communist Universities of Workers of the East by the time outbreak the Second World War.
कुछ लोगों को मतलब एजुकेशन मिल रही थी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इसी समय क्या हुआ, दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर। सोशलिज्म को यूएसएसआर ने सबके सामने रखा था, ठीक है, एक ग्लोबल फेस बनाकर, ठीक है, वर्ल्ड के सामने रखा था। लेकिन येट बाय 1950s इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं था कि मतलब इन द अदर वर्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। सब ने ये बात पता कर ली कि भाई सोवियत यूनियन में सब कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, ऑल वाज नॉट वेल। लेकिन उन्होंने सोशलिज्म को भी एनालाइज कर लिया। अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक जो पिछड़ी हुई कंट्री थी वो क्या बन गया, एक ग्रेट पावर बन गई। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वेयर बीइंग फेड। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर यहाँ के डेवलप्ड हुए, विकसित हुए, और जो गरीब थे उनको खाना मिलने लगा, ठीक है। बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज। देखो, इसने अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। इसने अपने सिटीजन्स को इसेंशियल फ्रीडम्स भले ही ना दी हो, डिनाई यानी कि मना कर देना, क्या देने से, इसेंशियल फ्रीडम्स देने से अपने सिटीजन्स को। लेकिन इसने जो कैरिड आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रखे ये भी दबाव देकर फोर्सफुली। बाय द एंड ऑफ 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। देखो, यूएसएसआर को हर कोई क्या मानता था, एक सोशलिस्ट कंट्री मानता था, समाजवादी देश जो समाज के बारे में सोचता है, ठीक है। लेकिन ये बात कब मतलब झूठ निकली, 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में ये बात लोग मानने से इनकार कर चुके थे कि यूएसएसआर की जो रेपुटेशन है, जो सम्मान है, मान है, वो ख़त्म हो गया इस मामले में, ठीक है। बट it was recognized that socialist ideals still enjoy respect among its people, but in each country the idea of socialism were rethought in a variety in different ways। लेकिन अलग अलग देशों में सोशलिज्म के आइडिया को अलग अलग तरीके से देखा गया। तो समाजवाद क्या है और समाजवाद की फीलिंग कैसे आई, ये आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ, और ये अब आपको करना है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है श्री ज्ञान के नाम से। और अगर आप चाहें तो मुझे, अगर आप जानते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ।